हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एनिमल टिश्यूज। ओके, सो सबसे पहले जब हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने क्लास 8 9 के टाइम पे भी पढ़ा होगा, कि हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी होती है। द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ इज अ सेल। तो हम जब भी बनते हैं, जैसे हमारा जब भी फर्टिलाइजेशन हुआ, राइट, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट मिल करके दे फॉर्म अ जाइगोट, राइट। दिस जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, एक सेल का बना होता है इससे हमारे पास ये डिवाइड करते हैं और एक पूरा का पूरा मल्टी सेलुलर इंसान बना देते हैं, राइट। राइट, सो जब हम ये पढ़ते हैं तो हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि जब हमारा सेल है, ठीक है, एक सेल डिवाइड करता है, फिर वो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है। दिस ग्रुप ऑफ सेल्स हम इसे क्या कहते हैं? Cells join together to form tissues, right? And then उसके बाद ये टिश्यूज, उसके बाद नेक्स्ट हायरार्की में क्या आता है? सेल, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मिले, वो टिश्यूज बनाए, फिर कुछ टिश्यूज साथ में मिलकर के सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले हमारा ऑर्गन बनाते हैं, राइट। फिर ये ऑर्गन्स, फिर कुछ ऑर्गन्स मिलते हैं और वो मिलकर के, जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक, है ना, वो सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती है? पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। तो हमारे सारे ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, राइट। यही होता है ना क्लासिफिकेशन, यही हायरार्की चलता आ रहा है। सेल, सेल के बाद टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। सो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, विल बी रीडिंग अबाउट दिस दिस टिश्यू। ओके, सो सबसे पहले जब हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं तो जो हमें जानना है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला चीज, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। एक जैसे सेल्स होते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं और वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मुझे एक ऑर्गन बनाना है, अगर मुझे एक स्टमक बनाना है, तो क्या मैं कार्डियक सेल्स, जो हार्ट के सेल्स है, उनको लेकर के आऊं और उन सेल्स से टिश्यू बनाऊं और उनसे बनाऊं, तो क्या उससे स्टमक बनेगा? नो। एक जैसे सेल्स चाहिए जो म्यूकस सिक्रीट कर सके, जो HCl सिक्रीट कर सके, राइट, जो स्टमक के अंदर के होने वाले फंक्शन को सपोर्ट करे। सो वी नीड अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। तो टिश्यूज क्या होते हैं? दे आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि टर्म किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय दिस बिशेट। एंड देन उसके बाद स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? दैट इज हिस्टोलॉजी। ओके, ये चीजें कुछ बेसिक है, ये ऐसे पूछी नहीं जाती बच्चों, ये अगर पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए। बस नाम सुना हुआ रहेगा तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, ठीक है। एग्जाम में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा, बट आपको आसपास का पता होगा, इससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो वर्ड्स जितने सुने रहेंगे आप उतना इजीली ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। मूविंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, हर जगह का अलग अलग फंक्शन है, हर जगह के अलग अलग नीड्स है। एनिमल टिश्यूज को हम चार मेजर क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या बनता है आपका? एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद है आपका कनेक्टिव टिश्यू, देन यू हैव मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मतलब क्या होता है बच्चा? जो भी चीज कवरिंग हो रही है। एपिथेलियल का वर्ड, एपी मतलब अपॉन, थीलियल यानी कवरिंग या लाइनिंग, ठीक है, इसको आप ये लाइनिंग भी बोल सकते हो। अपॉन, लाइनिंग मतलब कोई भी चीज ऊपर की लाइनिंग। जैसे अगर मैं स्किन बोलती हूँ, स्किन इज द कवरिंग, स्किन इज अ कवरिंग, राइट। ये हमारे मसल्स को कवर करती है, हमारी बॉडी को कवर करती है, इट्स अ कवरिंग। कोई भी ऑर्गन ले लो, कोई भी ऑर्गन ले लो, ठीक है, आप चाहे स्टमक ले लो, चाहे आप ईसोफेगस ले लो, आप कोई भी चीज ले लो, उसकी जो कवरिंग होती है बेटा, उसकी जो ऊपर की कवरिंग, हमें कवरिंग की जरूरत होती है ना, किस चीज के लिए जरूरत हो सकती है कवरिंग के लिए? प्रोटेक्शन के लिए, राइट। अगर हमारा हाथ है, अभी कहीं छिल जाए, ठीक है, तो सीधा आपके मसल्स और बोन्स डैमेज नहीं होते, यू हैव अ स्किन। सबसे पहले क्या चीज चलती है? स्किन चलती है। सो दैट इज योर कवरिंग, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यूज। जितने भी आपके इसमें पढ़ोगे, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, डक्ट्स हैं, आपकी बॉडी की कवरिंग इंक्लूडिंग योर स्किन, एवरीथिंग कम्स अंडर एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद आता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बाय द टर्म इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या हो रहा है, राइट। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? जो कनेक्ट करे हमारी बॉडी में। एक सबसे इजी वे में अगर मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी में क्या चीज है जो हर चीज को कनेक्ट करता हुआ जाता है? क्या चीज है जो बॉडी के हर कोने में पहुंचा हुआ है? ब्लड वेसल्स, राइट। आप कहीं पर भी अपने बॉडी में कट करोगे, खून निकलता है ना, दैट मीन्स यू हैव ब्लड वेसल्स इन योर बॉडी, राइट। सो कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ गया? जैसे आपके बोन्स हो गए, आपके बोन्स आपकी पूरी बॉडी में कनेक्टेड है, हर जगह प्रेजेंट है। आपके मसल्स हो गए, ठीक है, राइट, आपके ब्लड वेसल्स हो गए, ये सारी चीजें क्या आपकी कनेक्टिव टिश्यू में आती है। देन यू हैव मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज फॉर बेटा मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ऑल योर मसल्स, ठीक है, ऑल योर मसल्स
उनके बीच में जो भी एक्टिन, मायोसिन, फिलामेंट्स है जो आप पढ़ोगे आगे इसी चैप्टर में, मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ोगे, दे कम अंडर मस्कुलर टिश्यू। एंड देन यू हैव नर्वस टिश्यू। अगर आपको याद हो, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा वन चैप्टर जिसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आप अभी भी पढ़ोगे अपने क्लास 11th के आगे आने वाले चैप्टर्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आपने क्या पढ़ा था? आपकी बॉडी, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, आपके नर्व्स किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरीके से आपकी पूरी बॉडी को चलाते हैं, राइट? सो दैट यू विल बी लर्निंग अंडर नर्वस टिश्यू। सो 4 क्लासिफिकेशन हो गए, ठीक है। सबसे पहली चीज, एनिमल टिश्यू क्या होती है? व्हाट इज एनिमल टिश्यू? व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि सेम तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि उनका सेम ओरिजिन होता है। ओरिजिन इन द सेंस हम जर्म सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये उस तरीके से बोलते हैं कि वो मेजरली सेम ओरिजिन के आते हैं। ठीक है, उसके बाद किसने टर्म दिया था? बिशैते का टर्म दिया था, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। 4 मेन क्लासिफिकेशन है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अच्छा, इसमें एक और चीज है बेटा, जब आप एपिथेलियल टिश्यू पढ़ोगे, जैसे आज हम सबसे पहले फोकस करने वाले इन दिस वीडियो, वी विल बी फोकसिंग अपॉन एपिथेलियल टिश्यू। ओके, जैसे मैंने बताया एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जो किसी भी चीज की कवरिंग करे, किसी भी चीज की लाइनिंग करे। ठीक है, तो ये 2 तरीके से होते हैं मेजरली। आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट। क्या क्या होता है वो? सबसे पहला आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड नेक्स्ट होता है आपका कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल क्या होता है बेटा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है कि वो एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, एक सिंगल लेयर मतलब जैसे अगर मैंने ये बना दिया, ये आपका लेयर है, तो इसमें ये दिस एक लेयर में अगर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसका ऊपर कोई और लेयर नहीं, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, दैट इज योर सिंपल एपिथेलियम। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, इसका मतलब हो गया ये मल्टी लेयर्ड होते हैं। समझ पा रही हूँ मल्टी लेयर का मतलब? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सेल की बहुत सारे लेयर्स है। ठीक है, एक हो गया सिंगल लेयर, एक होता है मल्टी लेयर। आपकी जो स्किन है बेटा, दैट इज मल्टी लेयर। अभी सोचो अगर आपकी स्किन सिर्फ एक ही लेयर ऑफ सेल की बनी होती, तो आप जैसे गिर गए, कभी भी चोट लग गया, ये स्किन, ये सेल की लेयर हट गई, ये डैमेज हो गई, तो क्या आपका सीधा मसल्स आ जाएगा इसके कॉन्टेक्ट में? सो दिस विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू, राइट? इस तरीके से आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। इसमें तो हमें बहुत बार चोट लगते हैं, बहुत बार कट्स होते हैं। सो दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट अगर आपकी सिंगल लेयर हो। तो आपकी जो स्किन होती है बेटा, दैट इज अ काइंड ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, कि उसमें बहुत सारे मल्टी लेयर्स होते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी आपके डक्ट की लेयरिंग हो गई, आपके ऑर्गन्स की लेयरिंग हो गई, आपके चलो कह लो ग्लैंड्स हो गए, ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, तो जब आप ये पढ़ोगे एपिथेलियल टिश्यू, इसमें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप्स है। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, उसमें आप पढ़ोगे सिलिएटेड, ब्रश बॉर्डर्ड, राइट? एंड देन उसके बाद आप एक सूडो स्ट्रेटिफाइड और ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में भी पढ़ोगे। सो दिस इज बेसिकली योर ओवरऑल एपिथेलियल टिश्यूज। सो हम एक एक करके शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में थोड़ा सा और। पहले तो दिस इज मेड अप ऑफ 1 और मोर लेयर ऑफ सेल्स। जैसे मैंने बताया, अगर सिंगल लेयर है तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट विल बी योर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और अगर मोर देन 1 लेयर है, ज्यादा लेयर से 2 3 4 लेयर है, दैट इज योर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू दैट कवर्स और लाइंस द इंटरनल और एक्सटर्नल सर्फेसेस ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या हो रहा है बेटा? मैं क्या बता रही थी आपको, जब मैंने एक बार, अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में भी ये बात डिस्कस की थी, ये हो गया जैसे आपका स्टमक है। ठीक है, दिस इज योर स्टमक। अब बेटा यहां पर इसके बाहर भी कवरिंग है, इसके बाहर भी कवरिंग है, राइट? बाहर तो ओवरऑल कवरिंग चाहिए ना हर चीज के ऊपर। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके घर में नई टीवी आती है, नया रिमोट आता है, हर चीज के ऊपर आप एक कवर लगा रहता है, देखते हो ना? वो कवर क्यों होता है? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो बाहर की तो ये कवरिंग है ही, बट इसके साथ साथ इसके अंदर इंटरनल भी ये लाइंड होगा, इसके अंदर भी लाइनिंग होगी। ठीक है, और ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइनिंग जितने भी बॉडी पार्ट्स की होती हैं, वो किस चीज से होती है? वो एपिथेलियल टिश्यूज से होती है। उसके बाद क्या बोलता है? वेरी लिटिल और नेग्लिजिबल वेरी लिटिल और नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे अगर दिस इज योर सेल, ठीक है, इंटरसेलुलर का मतलब क्या होता है? 2 सेल्स के बीच का स्पेस। यहां पर ये जो 2 सेल्स का बीच का स्पेस है, यहां पर ये बहुत कम, ये नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, बिल्कुल इनके बीच में गैप नहीं होते, एकदम चिपके बैठे होते हैं, सारे के सारे एकदम चिपके बैठे होते हैं। जैसे क्लासरूम्स में बैठे होते हैं ना, सारे साथ चिपके बैठे रहते हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू। वो सारे चिपके बैठे रहते हैं। अच्छा, ये सारे सेल्स किस पर लाई करते हैं? ऑल दिस सेल्स लाई ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है,
ऑल दीज सेल्स लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज दिस इज माय फोन, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, सपोज ये आपका बेसमेंट, एक बेस चाहिए होता है ना किसी भी चीज को बनाने के लिए, राइट। किसी भी चीज को, आपको कोई भी चीज अगर किसी रखनी है या आपको कुछ भी बनाना है, ईटा भी रखना, तो आपको एक बेस चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर बेस, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर सारे सेल्स अटैच हो गए, ठीक है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसे क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली एन इलास्टिक सपोर्ट। सेल्स, आपकी बॉडी कहीं से भी मूव कर रही है, ये सेल्स यहाँ से हिल नहीं रहे, सेल्स इस पे चिपके पड़े, ठीक है। तो दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर सेल्स अटैच्ड है। सो ये जो सेल्स होती है ना, ये इस पे इलास्टिक सपोर्ट के लिए लगी रहती है। ये एपिथेलियल टिश्यू जितने भी सेल्स होते हैं, इनको एंकर करते हैं। एंकर समझते हो ना, पकड़ के रखते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज हमने अभी डिस्कस की कि इसके बीच में बहुत कम, वेरी लेस और नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस होता है। उसके बाद मतलब ये टाइटली पैक्ड है। देन these cells rest on a basement membrane, जैसे मैंने आपको बताया, which is acellular। acellular का मतलब जिसका कोई सेल नहीं है, नॉन सेल्यूलर लेयर है। या फिर बेटा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट दिस इज एवेस्क्यूलर। एवेस्क्यूलर मतलब वेस्क्यूलर बंडल्स क्या होते थे? दीज आर बेसिकली जो भी आपके ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट की चीज होती है, ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं है बेसमेंट में। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज जस्ट अ बेसमेंट, जस्ट अ बेस फॉर ऑल द सेल्स टू स्टिक देयर। सारे वहां पर एंकर्ड है, उसमें कोई सेल्स नहीं है, उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, उसमें किसी भी टाइप का ट्रांसपोर्ट नहीं है, दैट इज जस्ट अ बेस। उसके बाद क्या होता है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ये प्रोवाइड करता है, जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इलास्टिक सपोर्ट, एंड ऑल्सो एंकर्स द एपिथेलियल टिश्यू टू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब यहाँ पर ये अगर आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये आपके सेल्स है, यू हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज एसेल्युलर, एवेस्क्यूलर। याद रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन में ना कोई सेल्स होते हैं, ना कोई ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। इसके नीचे प्रेजेंट होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में मैंने क्या बोला, ब्लड वेसल्स हो गए, ठीक है। अब आपके सेल्स है बेटा, सेल्स भी जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक सेल एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। वो सेल आपका मतलब परफॉर्म कर रहा होगा सारी टाइप की एक्टिविटीज, उसके कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल होंगे, कुछ वो एब्जॉर्ब करेगा, है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होगा उसमें। अब ये सारी चीजें कैसी होंगी अगर वहां कोई वेसल्स नहीं है, वहां कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहां आपके कोई सेल्स नहीं है? तो ये चीज होती है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे आपके पास कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यानी आपके ब्लड वेसल्स जा रहे होते हैं, विच कैरी योर ऑक्सीजन, विच कैरी ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो भी सेल को चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, और वो चीज वहां पर वो सेल को प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू, समझ पा रहे हो, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर आपके सेल्स लगे हैं, नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ ये सेल्स को सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर सप्लाई या बोल लो ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई, हर चीज जो भी चीज चाहिए होती है, वो सारी चीजें उसको प्रोवाइड करता है। इतना क्लियर है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में? यू ऑल आर क्लियर कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको बस इतना पता होना चाहिए। देखो मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, ध्यान रखना इस चीजों को। पहला, ये या तो सिंगल लेयर हो सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर ये सिंगल लेयर है तो हम इसे क्या कहेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर ये मोर देन वन लेयर है तो हम इसे क्या कहेंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं वो ए सेल्युलर एंड ए वेस्क्यूलर होते हैं। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू, पहले पहले एक एक चीजों पे डिस्कस करते हुए जाएंगे। सबसे पहला है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। देखो स्क्वामस एपिथेलियम जब भी हम डिस्कस करते हैं, मैंने आपको उस समय भी बताया था क्लास में भी, क्या होता है स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। आपके जो सेल्स है, ठीक है, वो पूरे फ्लैट, पूरे चिपटे हो चुके हैं। मैंने बताया था ना, वो चीज क्या होता है, किसी पे पूरा प्रेशर लगा दो, उसे पूरा फ्लैट, उसे पूरा चिपटा कर दो, ठीक है, दैट इज योर स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। वो पूरे फ्लैट कंप्रेस्ड सेल्स है और उसकी कोई इरेगुलर बाउंड्रीज नहीं होती। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने उस समय भी डिस्कस किया था, अगर ये सेल है बेटा, ठीक है, दिस इज योर सेल, अगर मैं इसे कंप्रेस कर दूं, मैं इसे पूरा फ्लैट कर दूं, तो क्या इसका न्यूक्लियस राउंड मिलेगा आपको? इसके अंदर के सारे ऑर्गेनल सब फ्लैट हो गए, क्योंकि पूरा सेल पे मैंने कंप्रेस किया है पूरे सेल को, राइट। सो जो ये स्क्वामस एपिथेलियम होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, जैसे अगर आप देख पा रहे हो इधर इस स्ट्रक्चर में, देखो थोड़ा इस पे फोकस करो, इसमें क्या होता है, इसके न्यूक्लियस इसके सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, फ्लैट, ठीक है। इसके न्यूक्लियस भी फ्लैट होते हैं, सेंटर पे प्रेजेंट है बट ये फ्लैट है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते क्या बोलते हैं, सिंगल थिन लेयर, सिंगल होगा ना, सिंगल लेयर होगा क्योंकि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। मल्टी लेयर किस में होता था, कंपाउंड एपिथेलियम में। सिंपल एपिथेलियम में तो क्या होगा, सिंगल थिन लेयर कंप्रेस्ड सेल्स के फ्लैट सेल्स होते हैं, जिसके इरेगुलर बाउंड्रीज होते हैं, ठीक है। वो उसकी बाउंड्रीज ऐसे डिफाइन नहीं होता कि वो स्क्वायर दिख रहा होगा
या वो ऐसा सर्कुलर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इरेगुलर बाउंड्रीज होते हैं रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली बात है, सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहते हैं। सेल्स आर क्लोजली फिटेड लाइक टाइल्स इन अ फ्लोर। आपने देखा है ना रूम में जो हमारे टाइल्स लगे होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम पतले से फ्लैट टाइल्स होते हैं जो कि सेट किए जाते हैं पूरे फ्लोर पे। तो वो जितने पतले होते हैं ना, उस तरीके के कंपेरेटिवली वो बता रहा है कि जो आपके सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है दैट इज एज फ्लैट लाइक अ टाइल, और वो टाइल की तरह बने होते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, पेवमेंट एपिथेलियम। याद रखना ये अगर आ जाए, ये कुछ नाम है जैसे जर्मिनल एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है। ये एकदम जैसे मैंने आपको जब एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस पढ़ाया था, याद है, सेल ड्रिंकिंग, सेल ईटिंग, सेल वॉमिटिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारे कुछ नाम होते हैं जिसपे क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट के डायरेक्ट, क्योंकि वो रिलेट करके पढ़ाता है, बताते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर ये सेल्स है जो क्लोजली फिटेड लाइक टाइल्स है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पेवमेंट एपिथेलियम। तो अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को और किस नाम से जानते हैं, तो वी नो इट एज अ पेवमेंट एपिथेलियम। फिर क्या बोलता है, जो न्यूक्लियस है सेल का दैट इज फ्लैट एंड लाई एट द सेंटर ऑफ द सेल्स, राइट। न्यूक्लियस कहाँ लाई करता है, दे लाई एट द सेंटर ऑफ द सेल। फ्लैट है क्योंकि सेल्स पूरी की पूरी कंप्रेस्ड है। इतना आपको जानने की जरूरत है ताकि आप एपिथेलियम के बारे में जान सको, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कैसा दिखता है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, जिसपे आपके नीट पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, दैट इज द फंक्शन एंड द लोकेशन, कहाँ प्रेजेंट है वो सेल्स, ठीक है। तो क्या बोलता है बेटा, आपकी एनसीईआरटी बहुत क्लियरली ये चीज मेंशन करती है दैट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज प्रेजेंट जहां पर भी उसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर, इसको हम कह सकते हैं फिल्ट्रेशन। तो दो टर्म्स है, क्या है वो दो टर्म्स, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। जहां पर भी डिफ्यूजन हो रहा है, जहां पर भी फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहां पर क्या प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है। अब इसके पीछे का रीजन है बेटा, देखो बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अगर आप रिलेट करोगे आप इसे आराम से समझ पाओगे। अगर मैं बात करती हूँ क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, अगर मैं बात करती हूँ कॉलमनार एपिथेलियम की, वो क्या होते हैं, वो बहुत ही लंबे सेल्स होते हैं, राइट। स्क्वामस एपिथेलियम का मतलब क्या हुआ, स्क्वामस एपिथेलियम इज बेसिकली फ्लैट एपिथेलियम, ठीक है। जो चीज जितनी पतली होगी उससे आराम से पास हो सकता है ना मटेरियल, राइट। अगर मुझे सपोज लेट मी से, अगर मैं, ये मेरा फोन है, ठीक है, अगर मैं इसका कवर निकाल दूं, दिस इज द कवर वाला पार्ट, ठीक है, ये देख पा रहे हो, खाली है ना। अगर मैं बोलूं मुझे इस जगह से इधर कुछ पास करना है, ठीक है, तो ये खाली कवर में पास आराम से हो पाएगा, या अगर मैं इसमें फोन भी डाल दूं और इसका और थिकनेस बढ़ा दूं तो तब भी पास हो पाएगा, राइट। क्या होता है, जितना पतला लेयर रहेगा, जितना पतला लेयर रहेगा उससे वो आराम से पास हो पाएगा, राइट। तो अगर मैं क्यूबॉइडल की बात करूं, अगर मैं कॉलमनार की बात करूं, और उसके कंपैरिजन में मैं स्क्वामस को देखूं, तो स्क्वामस इज द मोस्ट थिन लेयर दैट यू कैन फाइंड इन योर बॉडी एज एन एपिथेलियम, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे ही सारी चीजें आराम से पास हो सकती है। तो जो भी डिफ्यूजन है बेटा, डिफ्यूजन क्या बताया था मैंने आपको, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का मूवमेंट ऑफ मोस्टली गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है, ऑल द योर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो 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 कॉन्सेंट्रेशन के लिए, राइट। अभी यहाँ पर ही मैंने आपको बताया था कि जैसे ही यहाँ पर आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ले आओ बीच में, तो दैट विल बिकम योर ऑस्मोसिस, राइट। सो व्हाट इज डिफ्यूजन, जहां पर मूवमेंट हो रहा है ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज अ फंक्शन जो कि परफॉर्म होगा थ्रू योर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब उसका लोकेशन क्या है बेटा, उसका लोकेशन है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जहां पर भी आपके ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स ही तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं। अब ये जहां पर भी आपके ब्लड वेसल्स है, वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, ठीक है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई ऑफ योर लंग्स। तो ये देखो यहाँ पर एक मैंने फिगर लाया आपके लिए, दिस इज योर एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये आपकी एल्वियोलर कैविटी है, देख पा रहे हो, ये जो ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर है, दिस बल्बुलर स्ट्रक्चर, दिस इज योर एल्वियोलर, दिस इज योर एयर सैक बेसिकली, ठीक है। अब देखो आप सांस लेते हो, व्हेन यू इनहेल, तो आप क्या लेते हो बेसिकली, ऑक्सीजन, राइट। आप जब इनहेल करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन। आपकी बॉडी में जो भी चीज यूज हुई, आपके सेल्स ने जो भी ऑक्सीजन यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, वो आपके ब्लड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। एयर सैक में जो आपने एयर इनहेल किया, वहां पर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जहां पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब वहां पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम हो गया। आपने इनहेल किया, आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, आपके पास अब आपके एयर सैक्स में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सो अब क्या होगा, ये यहाँ से डिफ्यूज होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सैक्स विल मूव इनटू द ब्लड वेसल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स विल मूव इनटू द एयर सैक, राइट। सो इससे क्या होगा, दिस प्रोसेस इज बेसिकली योर डिफ्यूजन।
तो जहां पर भी आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग बेटा आप देख पा रहे हो, जो भी ग्रीन सेल्स दिख रहे हैं, ऑल दीज ग्रीन सेल्स आर योर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ये एल्वेलर कैविटी का जो ये ग्रीन सेल्स है, दिस इज योर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सो क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स, अच्छा इसको इसको एक और नाम बोलते हैं, दिस लाइनिंग ऑफ योर ब्लड कैपिलरीज इज बेसिकली एंडोथेलियम। तो अगर कोई ये भी टर्म यूज कर ले बेटा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए दैट ऑल दिस ब्लड कैपिलरीज इज बेसिकली योर एंडोथेलियम। सो दिस एंडोथेलियम, ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ योर लंग्स, एल्वियोलाई समझ पा रहे हो, लंग्स अगर आपका ये स्ट्रक्चर है बेटा, दिस इज योर ट्रैकिया, ये लार्जर ब्रोंक्यूल्स में टूटते हैं, ये फिर फर्दर स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में टूटते हैं, और इसके बाद जो इसके कॉर्नर के पार्ट्स होते हैं जहां ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर ऑल योर गैशियस एक्सचेंज, दिस इज योर एल्वियोलाई एंड दिस इज योर एल्वियोलाई कैविटी, यही बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके आसपास ब्लड वेसल्स जा रहे होते हैं, और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग कैसी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की होती है, बहुत पतली लाइनिंग होती है। वैसे ही एल्वियोलर कैविटी की लाइनिंग कैसी होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटे, देयर इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एक्सचेंज, आराम से एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑकर्स थ्रू सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। उसके बाद बोला है फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन कैसे होगा, फिल्ट्रेशन कहां पर होता है आपकी बॉडी में, फिल्ट्रेशन कहां पर होता है, किडनीज में। किडनीज में जो फिल्ट्रेशन की यूनिट है, जो मेन फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है, दे आर योर नेफ्रॉन्स, राइट। सो जो नेफ्रॉन्स होते हैं, चलो ऐसा करते हैं, हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अच्छे से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, इससे क्लियर आइडिया लगेगा। एक बार देख लेते हैं नेफ्रॉन्स में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, याद है आप लोगों को, याद है कि नेफ्रॉन में कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो, एक होता है आपका बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, इससे निकलता है आपके पास पीसीटी, देन ये नीचे गया, ये ऊपर यू हैव योर डीसीटी एंड देन यू हैव योर कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर मैंने ये छोड़ दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा तो इसका साइज कम करना पड़ेगा ना। ये ट्यूब होती है एक लूप ऑफ हेनली, याद आ रहा है कुछ, यहाँ पर ऐसे जा रहा होगा, दिस इज योर ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये क्या क्या चीजें थी, लिख लेते हैं, दिस इज योर ग्लोमेरुलस, ये क्या है बेटा, ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल, ये क्या है, दिस इज योर पीसीटी, दिस इज योर डीसीटी, ये क्या है, लूप ऑफ हेनली, ठीक है, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, दीज आर योर नेफ्रॉन के पार्ट्स, ठीक है। नेफ्रॉन क्या हो गया, नेफ्रॉन इज बेसिकली योर फंक्शनल यूनिट, ठीक है, जहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, आपका ब्लड वेसल, आपकी जो ब्लड है, वो सारी की सारी इंप्योरिटीज लेकर आई, जो भी चीजें थी इसके पास, ठीक है, वाटर हो गया, आयंस हो गए, जो भी इम्प्योर सब्सटेंसेस हो गए, वो सब लेकर आए, जो भी फिल्टर होना है, ठीक है। अब जब वो पहुंचा, ब्लड वेसल्स के थ्रू ही पहुंचा, ब्लड वेसल्स में कौन सी लाइनिंग होती है, यू हैव सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ग्लोमेरुलस के पास मेरे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगा, राइट, होगा ना। अब यहाँ पर क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल क्या है, वो बस एक कैप्सूल है जिसके अंदर पूरा का पूरा जो ब्लड वेसल है वो क्लम्प होकर के, ठीक है, ये इसे होल्ड करके रखा है, इसी के थ्रू एक्सचेंज होगा ना। दिस इज अ कंप्लीट ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर घुसने के लिए इसको इसके अंदर से पास होना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी पतली लाइनिंग ही होनी चाहिए, तो यहाँ पर कैसी लाइनिंग होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगी, ठीक है बेटा। लूप ऑफ हेनली में भी ये याद रख लो, इसके बारे में, इसका फंक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे। इसका भी क्या होता है, सिंपल स्क्वामस होता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारा एक्सचेंज होता है, जहां पर भी एक्सचेंज हो रहा है बेटा, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वहां पर क्या मिलेगा, सबसे पतली लाइनिंग, और वो सबसे पतली लाइनिंग किसकी है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। उसके बाद जो दो तीन चीजें हैं, जैसे आपकी पीसीटी होगी, डीसीटी होगी, जब आप पीसीटी पढ़ते हो तो पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी का क्या फुल फॉर्म होता है, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। देखो बेटा, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल में द वर्ड प्रॉक्सिमल इटसेल्फ मींस कि वो आपके पास है। प्रॉक्सिमल हम कहाँ यूज करते हैं, पास, प्रॉक्सिमल ये लिख लो, प्रॉक्सिमल का पी इज बेसिकली पास का पी, ठीक है। डिस्टल का डी इज बेसिकली दूर का डी, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल मतलब जो पास है, इस फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल के ये पास है, तो दिस इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है, ये दूर है, सो दिस इज योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आप समझ पा रहे, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है, दिस इज, ये जो कन्वर्जन है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो ये दिस
अप एंड डाउन, दिस इज योर कन्वर्जेंस। प्रॉक्सिमल जो पास में है दैट इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो दूर में है दैट इज योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसके अंदर कैसे एपिथेलियम है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनरी क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो व्हाट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्या क्या होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, वो एक बहुत ही फ्लैट कंप्रेस्ड सेल्स है, ठीक है, फ्लैट एंड कंप्रेस्ड सेल्स। जो कंप्रेस्ड होगा उसका न्यूक्लियस भी कंप्रेस्ड होगा, सो इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज आल्सो फ्लैट एंड दैट लाइज इन द सेंटर, ठीक है, दैट लाइज इन द सेंटर। ये टाइल्स की तरह दिखते हैं, फ्लैट टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। इसके बाद ये हर उस जगह पे प्रेजेंट होता है जहां पर आपका डिफ्यूजन हो रहा है या आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है, जहां पर भी आपको एक्सचेंज करना है किसी चीज को, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहां पर होते हैं, गैसेस का डिफ्यूजन कहां होता है, लंग्स में होते हैं। लंग्स का जो सबसे एंड पार्ट है, द बल्ब्यूलर पार्ट, दैट इज योर एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई इज बेसिकली एन एयर सैक, जहां पर ऑक्सीजन आकर के, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है आपकी गैसेस आकर के फिल होते हैं, एयर का सैक है वो, ठीक है। इसके पास होते हैं आपकी कनेक्टिव टिश्यू जो जा रहे होते हैं, दैट इज योर रेड ब्लड वेसल्स, राइट। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, एंडोथेलियम की लाइनिंग क्या होती है, दैट इज योर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। एल्वियोलर सैक की लाइनिंग कैसी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तभी एक्सचेंज होता है, पतली लाइनिंग चाहिए। फिल्ट्रेशन में कहां होगा, फिल्ट्रेशन कहां होता है, किडनीज में होता है। फिल्ट्रेशन में आपका क्या क्या आ जाएगा, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल एंड देन यू हैव योर लूप ऑफ हेनरी जहां पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट योर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नाम से ही पता चल रहा है दैट इज क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो दीज सेल्स आर सिंगल लेयर, क्योंकि सिंपल है। कहां होता है मल्टी लेयर, क्यूबॉइडल में। मैं जब आपको पढ़ा रही हूं मेरे साथ साथ ये चीज बोलते चलना, पढ़ते चलना। एवरी क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू, बेटा ध्यान रखना आप मेरे सामने नहीं हो, ठीक है। अब मेरे सामने नहीं हो, आपको ये चीज मेरे साथ साथ बोलते रहना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन मेमोराइज इट। इस चीज को ऐसा फोकस करो कि जब मैं पढ़ा रही हूँ साथ में आप नोट बनाते चलो, ठीक है, साथ में लिखते चलो, साथ में समझते चलो, मेरे क्वेश्चन का आंसर करते चलो, तभी आपको ये वीडियो खत्म होते होते ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। टाइम दे रहे हो उसे याद भी करो साथ साथ। ओके, सो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब क्या हो गया, पहले तो इसके नाम से ही पता चला दैट इज क्यूब लाइक एपिथेलियम। मतलब जो आपका आउटर लेयरिंग है, जो कवरिंग है, उसके जो सेल्स हैं वो क्यूब लाइक दिखते हैं। सिंपल है इसका मतलब ये सिंगल लेयर्ड है, ठीक है, क्योंकि मल्टी लेयर्ड कहां देखने को मिलते हैं हमें, कंपाउंड एपिथेलियम में देखने मिलते हैं। तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स दैट लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही लाई करेगा, राइट। इसके न्यूक्लियस आर राउंड एंड लाई एट द सेंटर ऑफ द सेल्स, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम में क्या थे, फ्लैट थे, सेंटर पे थे। यहाँ क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लैट नहीं है, कंप्रेस्ड नहीं है, तो इनके न्यूक्लियस भी राउंड है और सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं बनाना चाहूं तो ये बेसिकली ऐसे दिखेंगे, दीज आर योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अच्छा, अगर मैं सिंपल एपिथेलियम ऐसे ही ड्रॉ करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगी, ये देखो ये ऐसे दिखेंगे, फ्लैट कंप्रेस्ड टाइल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज योर स्क्वामस एपिथेलियम, दिस इज योर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, इसका जो मेन फंक्शन है जो एनसीईआरटी मेंशन करती है दैट इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेल कुछ सिक्रीट कर रहा है, सेल एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपका पीसीटी में। चाहिए एग्जाम्पल्स बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है, थायराइड फॉलिकल्स में क्या होता है आपका T3 T4 सिक्रीट होता है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ गोनैड्स, लाइनिंग ऑफ गोनैड्स, गोनैड्स समझते हो क्या हो रहा है, टेस्टीज एंड ओवरीज, ठीक है। जो आपके जर्मिनेशन समझते हो ना, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे जर्म सेल्स होते हैं इसमें, हम इसे जर्मिनल एपिथेलियम भी कह सकते हैं। क्यों कैसे कह सकते हैं हम इसे जर्मिनल एपिथेलियम, जैसे उसे पेवमेंट एपिथेलियम कह रहे थे, हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम कह सकते हैं, क्योंकि ये जर्म सेल्स में प्रेजेंट होती है, ये गोनैड्स में प्रेजेंट होते हैं, टेस्टीज एंड ओवरीज के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जर्मिनेशन, कहीं से भी कुछ नया चीज बन रहा है, दैट इज योर जर्मिनेशन, जर्मिनेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर जर्मिनल एपिथेलियम। इसके साथ साथ ये डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली स्मॉल डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो भी आपके डक्ट्स होते हैं ना ग्लैंड्स के, जैसे सैलिवरी ग्लैंड हो गया, याद पढ़ा है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में सैलिवरी ग्लैंड्स, उसके जो स्मॉल डक्ट्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सारे ग्लैंड्स के सारे जितने स्मॉल डक्ट्स होते हैं उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब इसके दो वैरायटी है, एक है सिलिएटेड क्यूबॉइडल, एक है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। बेटा सिलिएटेड और ब्रश बॉर्डर्ड में क्या डिफरेंस होता है,
ठीक है, अगर आप लोग को ध्यान हो, मैंने आप लोग को ये पहले भी पढ़ाया है, अगर ये सपोज मेरा सेल है, क्यूबॉइडल है, क्यूब लाइक दिख रहा है, ठीक है, अगर मैं इसमें नॉर्मल हेयर बना दूं, नॉर्मल हेयर, सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आप डायग्राम बना दो ना, अगर किसी इंसान का चेहरा बना रहे हो और इसमें बाल बनाना है, बस ऐसे बना दिया, दिस इज योर हेयर। तो सिमिलरली अगर एक क्यूब लाइक सेल पर हेयर बना दिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज योर सीलिएटेड एपिथेलियम। बट ब्रश बॉर्डर्ड क्या होता है बेटा, ब्रश बॉर्डर्ड इज बेसिकली, अगर देखो डायग्राम में बनाती हूँ, यस है, ये बन गया आपका ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है, इसका न्यूक्लियस बना दो राउंड एंड सेंटर पे प्रेजेंट, ठीक है, दिस इज योर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। देखो ये हाथ है ना मेरा, दिख पा रहा है सबको, हैंड, ये जो उंगलियां है बेटा, ये देख पा रहे हो, इस टाइप का फिगर होता है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। मतलब समझ रहे हो, अगर मैं सिर्फ इतना रखूं, सिर्फ इतना, दिस इज योर क्यूबॉइडल सेल, लेकिन अगर मैं इसमें ये फिंगर्स बना दूं, ठीक है, ये ब्रश बॉर्डर्ड हो गया, ब्रश लाइक अपीयरेंस दे रहा है पहले तो, दूसरा इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना। अगर मैं बोलूं कि इतने सेल में एब्जॉर्प्शन कराना है, तो ये सिर्फ जो ये फ्लैट सरफेस दिखेगा, देख पा रहे हो, अगर मैं इसी के सामने ये सेल बना दूं, तो इसका जो सिर्फ इतना एरिया है बेटा, देखो दिस वन, दिस एरिया, बस इतना एरिया है जहां पर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। लेकिन अगर मैं उसको ऐसा दिखाऊं, फिंगर लाइक दिखाऊं, तो अब देखो यहाँ पर से यहाँ हर जगह इतना एरिया बढ़ गया जहां एब्जॉर्प्शन हो सकता है, देख पा रहे हो, ये सारी जगह पे एब्जॉर्प्शन हो सकता है। सो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ा, ठीक है। तो ये जो सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना, दिस इज योर ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, ठीक है। कहां पर मिलेगा, पीसीटी, देखो ये पीसीटी था ना, तो क्या हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर मिलेगा आपको ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कहां मिल रहा है, पीसीटी पे। पीसीटी सबसे पास होता है, प्रोक्सिमल होता है, यहां पर क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये क्या होगा, पीसीटी में मिलेगा। डीसीटी में क्या होता है बेटा, नॉर्मल, डीसीटी में आपको नॉर्मल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा। थायराइड फॉलिकल्स बता ही दिया मैंने आपको, यहाँ पर थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है, तो यहाँ पर सिक्रीशन के लिए ये एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। लाइनिंग ऑफ गोनैड्स, इसीलिए इसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, जितने भी स्मॉल डक्ट्स हैं वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, सिलिएटेड एपिथेलियम कहां प्रेजेंट होता है, स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में, मैंने बताया था, ये हो गया आपका ट्रैकिया, ये हो गया लार्जर ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद आते हैं छोटे 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 स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, इसमें प्रेजेंट होता है। सीलिया का काम क्या होता है, सीलिया बस इसे मूव करते हैं, तो सीलिया बेसिकली मूवमेंट में काम करते हैं। कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, कुछ आ गया, उसको वो मूव कराएगा कि वो वापस बाहर चला जाए। समझ पा रहे हो मेरी बात, ये बेसिकली क्या हो गया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो दो काम है मेजरली। देखो अगर एग्जाम में पूछता है तो क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछता है तो पूछेगा कि मेन फंक्शन क्या है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, उसका मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कहां कहां मिलता है, पीसीटी में मिलता है, डीसीटी में मिलता है, थायराइड फॉलिकल्स में मिलता है, सारे ग्लैंड्स की स्मॉल डक्ट्स में मिलता है, उसके बाद ये गोनैड्स में मिलता है, जर्मिनल एपिथेलियम है, तो ये आपको टेस्टिस और ओवरीज में मिलेगा, ठीक है। ये बेसिक सी चीज है बेटा, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। लोकेशन ऑफ ऑल योर एपिथेलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप कैसे इसे रिलेट करके याद कर सकते हो। अगर कहीं पर ऑप्शन में मिल जाए कि पीसीटी, तो दिमाग में लाना, पीसीटी का काम क्या था, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होता है, जहां पर ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट। अच्छा, दिस इज योर बेसिकली माइक्रोविलाई, दिस इज योर सीलिया, सीलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोविलाई इज दिस वन स्ट्रक्चर जो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम में पीसीटी मिलेगा जो आपके स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स है, डस्ट पार्टिकल के मूवमेंट के लिए, वहां सिलिएटेड एपिथेलियम मिलेगा जो उसका मूवमेंट कराए। थायराइड फॉलिकल्स में सिक्रीशन के लिए चाहिए, ठीक है। गोनैड्स में होता है, गोनैड्स में क्यों होता है, वहां पर जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ गोनैड्स में होता है, वहां पर भी वो सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। गोनैड्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं ना, हार्मोन सिक्रीट करते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज में भी। तो दैट इज योर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एवरीथिंग अबाउट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम पर। कॉलमनार क्या होता है बेटा, कॉलमनार इज बेसिकली सिंगल कॉलम, ये मैं बोल रही हूँ ना, अगर मैं ऐसे ऐसे रखूं, ऐसे रखूंगे रोज बनते हैं, ऐसे सीधा सीधा रखते हैं हम इसे कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल लेयर ऑफ टॉल कॉलमनार सेल्स है, देख पा रहे हो ना स्ट्रक्चर, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये ऐसे दिखता है, ये ऐसे कॉलमनार सेल्स होते हैं, और इसका जो न्यूक्लियस होता है ये इसके बेस पर प्रेजेंट होता है। क्या लिखा है, न्यूक्लियर एलोंगेटेड, सेल को खींच दिया, समझ पा रहे हो, सेल को खींच दिया, लंबा कर दिया, तो न्यूक्लियस भी लंबा हो गया, बेस में प्रेजेंट है, बेसिस ऑफ द सेल, ये इसका मेन फीचर है। अगर कोई कॉलमनार एपिथेलियम का फीचर पूछना चाहे ना आपसे एग्जाम में,
क्वेश्चन पूछना चाहे फीचर पर, तो वो क्या पूछेगा, वो ये न्यूक्लियस का पोजीशन पूछेगा। एलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, फ्री सरफेस में और मे बी स्मूथ और बियर माइक्रोविलाई फॉर इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। फ्री सरफेस मतलब एक तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है, जो चिपका हुआ है क्या वो फ्री है, जो ऊपर खुला हुआ है दैट इज फ्री सरफेस। ये फ्री सरफेस में आपके पास सीलिया हो सकता है, या फिर ये आपके पास माइक्रोविलाई हो सकता है, ठीक है, या फिर ये पूरा का पूरा स्मूथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज योर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। माइक्रोविलाई होगा तो क्यों होगा, वो एब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहेगा, सरफेस एरिया बढ़ाना चाहेगा। लोकेशन अगेन इसका काम क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। लोकेशन क्या है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। समझ पा रहे हो, स्टमक एंड इंटेस्टाइन का मतलब समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, राइट। स्टमक में क्या होता है, एब्जॉर्ब सिक्रीशन होता है, HCl सिक्रीट हो रहा होता है। इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। म्यूकस का सिक्रीशन होता है स्टमक में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल समझ रहे हो ना, माउथ टू एनस जो पूरा का पूरा ट्यूब जा रहा है, दैट इज योर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, म्यूकस की सिक्रीशन हो रही होती है, स्टमक में म्यूकस का सिक्रीशन, HCl का सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन होता है। सो वहां पर क्या सिक्रीशन के लिए काम आ रहा है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, तो वहां पर भी आपके पास क्या मिलेगा, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सम सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस, उन सेल्स को हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स। पता है कैसा होता है ये, अगर मेरा ये कॉलमनार एपिथेलियम है, ये ऐसे ना इसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा और यहाँ पर ये म्यूकस सिक्रीट करेगा, म्यूकस रखेगा और ये सिक्रीट होगा, ठीक है। जो ये सिक्रीट होगा, ये क्या हो रहा है, ये म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। सो जो भी सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एपिथेलियम कंटेनिंग म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स आर म्यूकोजा और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ठीक है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा बियरिंग माइक्रोविलाई इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ये तो आपने पढ़ रखा है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में। इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, जहां आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है बेटा, वहां पर आपको माइक्रोविलाई की जरूरत है। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यू नीड माइक्रोविलाई। सो माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। Ciliated columnar epithelium कहाँ होता है, इन द पैसेज ऑफ ओवम थ्रू फैलोपियन ट्यूब्स। याद है, अगर ये आपका यूट्रस का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा दिखता था और यहाँ पर आपका ओवरीज प्रेजेंट होता था, ओवरीज से ओवम निकला और ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करता हुआ यूट्रस के पास आया, ठीक है। तो किसी भी चीज का मूवमेंट, ओवम का मूवमेंट ये फैलोपियन ट्यूब्स में सीलिया करवाता है। तो सीलिएटेड कॉलमनार जो एपिथेलियम है वो सीलिया का मूवमेंट है, दैट हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ ओवम थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब से पास होता हुआ ये यूट्रस में आता है। एम आई क्लियर, क्या इतना समझ में आया सबको। स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ लिया हमने, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ लिया, कॉलमनार एपिथेलियम पढ़ लिया। कॉलमनार एपिथेलियम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इसका न्यूक्लियस एलोंगेटेड होता है, बेस पे लाई करता है। उसके बाद इसका फ्री सरफेस है, इस पे या तो माइक्रोविलाई हो सकता है, सीलिया हो सकता है, या फ्री भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। अगर कोई म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, अगर कोई सेल अपने अंदर म्यूकस रख रहा है और म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गॉबलेट सेल या म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, ठीक है। अगर ये ब्रश बॉर्डर्ड है तो ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में प्रेजेंट है अपना एब्जॉर्प्शन के लिए, सो हम इसे कहेंगे ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। अगर ये ओवम फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट है, ओवा का मूवमेंट करा रहा है, तो दैट विल बी सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो दो जगहों पे मेनली प्रेजेंट है, क्या काम है इसका, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मेनली इस काम के लिए यूज हो रहा है स्टमक और इंटेस्टाइन में। उसके जो वेरिएशंस है बेटा, वेरिएशंस जैसे ब्रश बॉर्डर्ड यूज हो रहा है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड यूज हो रहा है, ये इसके वेरिएशंस है जो इसमें यूज होते हैं, ठीक है। इतना सबको क्लियर है, इज इट डन कि आपको स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार पूरा समझ आ गया, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आया मैम, ये चीज समझा दो, या ये वर्ड समझ नहीं आया, या इसका मतलब समझ नहीं आया, कमेंट इट डाउन, मुझे बताओ अपने कमेंट्स में कि आपको क्या समझ नहीं आया, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं वो चीज, है ना। आइदर आप मुझसे जब फिजिकली मिलोगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, और एल्स आप पढ़ रहे हो इस चीज को तो मैं आपको कमेंट में ही आपके रिप्लाई देकर के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, आपको समझ में आ सके कि एग्जैक्टली क्या मतलब हो रहा है इन चीजों का, ओके। और अगर आपको पूरा समझ में आ गया देन ऑल्सो कमेंट डाउन कि आपको पूरा समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो कॉलमनार एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम दोनों में हमने पढ़ा कि ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर हो सकता है, सीलिया प्रेजेंट हो सकता है। तो बेसिकली हम सीलिएटेड एपिथेलियम में एक बार इस चीज को पूरा का पूरा समराइज करेंगे कि एग्जैक्टली सीलिएटेड एपिथेलियम और बॉर्डर
एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट, ठीक है। तो सीलिया क्या होता है बेटा, हेयर लाइक आउटग्रोथ है, मैंने बताया ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्री सरफेस में प्रेजेंट होता है। अगर ये मेरा बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इस पे सेल प्रेजेंट है, तो सेल का एक सरफेस इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है, दूसरा सरफेस जो है वो फ्री है, दैट इज योर फ्री सरफेस। उस फ्री सरफेस में या तो आपका सीलिया हो सकता है या तो आपका ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम हो सकता है। सीलिया प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। और सीलिया क्या करता है, रिदमिक मोशन में मूव करता है, करंट ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, टू मूव पार्टिकल्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। अगर मेरा एपिथेलियल सेल है, इसके पास मेरे पास ओवम पहुंचा, तो ये ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को मूव करता रहेगा कि वो आगे ट्रांसपोर्ट होता जाए, ठीक है। ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम अगर मैं बात करूं अबाउट क्यूबॉइडल, तो दैट इज प्रेजेंट इन पीसीटी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में काम कर रहा है। कॉलमनार में अगर मैं बोलूं कि ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम कहां प्रेजेंट है, दैट इज इन योर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। याद रखना बेटा, बाय हुक और क्रोक, ये चीज आपको पूरी याद होनी चाहिए, हर एक का फंक्शन, हर एक का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कहां प्रेजेंट है। सिलिएटेड एपिथेलियम क्यूबॉइडल है तो वो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट है। क्यूबॉइडल ना साइज छोटा है उसका, कॉलमनार क्या होता है, लंबा होता है, उसको खींचा हुआ है, स्ट्रेच्ड साइज है। तो कॉलमनार का होगा लार्जर ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। सिलिएटेड एपिथेलियम कॉलमनार वाला आपका लार्जर ब्रोंक्यूल्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल छोटा वाला स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट है। इतना क्लियर है? डन, एवरीवन डन विद दिस? आगे बढ़े, चलो। दिस इज योर सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये एनसीईआरटी नहीं डिस्कस करती, बट ये आपके क्वेश्चंस में आ जाते हैं, एग्जाम्स में आ जाते हैं, आपके एलन आकाश किसी भी इंस्टीट्यूट में, वहां के एग्जाम्स में जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड में बेटा दो पार्ट है, अगेन हर एक नाम को ना बायोलॉजिकल टर्म्स को जितना तोड़ करके समझने की कोशिश करोगे, आपको समझ में आएगा ओके इसका नाम इस तरीके से क्यों पड़ा। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। स्ट्रेटिफाइड इज बेसिकली लेयरिंग, ठीक है। फॉल्स लेयरिंग, फॉल्स मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर दिखता है। अगर मैं बताऊं जैसे ये अगर आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस पर एक सेल ऐसा प्रेजेंट है, दूसरा सेल ऐसा प्रेजेंट होगा, ठीक है, तीसरा ऐसे है, इसी के ऊपर एक और सेल ऐसा प्रेजेंट है। देख पा रहे हो मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ? अगर आप देखोगे हर एक सेल का ये बेसिकली एक ही लेयर है, हर एक सेल का अपना यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही लोकेशन है, ठीक है, ये देख पा रहे हो? देखो, दिस सेल हैज इट्स लोकेशन, ये दूसरा सेल यहीं पर अटैच्ड है, सब यहाँ पर है। कोई किसी के ऊपर लेयरिंग कर रहा है क्या? किसी का बेस लेयर्ड है? सब सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। लेकिन क्या होता है, सेल का इरेगुलर साइज है। क्या लिखा है, सेल्स आर कॉलमनार बट अनइक्वल इन साइज, ठीक है। और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो डिफरेंट लेवल्स पर, अगर एक का न्यूक्लियस बेस पर प्रेजेंट है तो दूसरा ऊपर प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है कि ये मल्टीलेयर्ड है, बट ये मल्टीलेयर्ड नहीं है। सो इट अपीयर्स मल्टीलेयर्ड बट एक्चुअली इट इज सिंगल लेयर्ड, इसलिए हम कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड, फॉल्स लेयरिंग दिखा रहा है, ठीक है। कहां प्रेजेंट है बेटा, सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलेटेड एपिथेलियम आपके यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा ऑफ ह्यूमन मेल। और अगर ये सिलेटेड है तो दिस इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड लार्ज ब्रोंकाई। इतना नहीं पूछा जाता बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी। जस्ट कीप इट इन माइंड कि क्या होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड, और अगर वो नॉन सिलिएटेड है जिसमें आपको मूवमेंट की जरूरत नहीं, ठीक है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है। मूवमेंट की जरूरत कहाँ पड़ती है बेटा, कुछ भी आपने इनहेल किया, कुछ भी डस्ट पार्टिकल आ गया तो आपको मूवमेंट की जरूरत है। जो आपके ट्रैकिया है, जो आपके लार्ज ब्रोंक्यूल्स है, ये वाला पार्ट, ये ट्रैकिया हो गया और ये लार्ज ब्रोंक्यूल्स हो गए लंग्स का यहाँ पर, ठीक है। स्मॉलर की बात नहीं कर रही, ट्रैकिया एंड लार्ज ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो। अब आते हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलता है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का मतलब क्या हुआ, आपका जो एपिथेलियल सेल है दैट इज मॉडिफाइड और दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, वो सिर्फ सिक्रीट ही करेगा। अभी तक आपने क्या देखा, प्रोटेक्शन कर रहा है, मूवमेंट करा रहा है, डिफ्यूजन करा रहा है, फिल्ट्रेशन करा रहा है, इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ सिक्रीशन है, ठीक है, इसका काम सिर्फ सिक्रीशन है। ये कॉलमनार भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, ये स्क्वामस नहीं हो सकते, स्क्वामस सिक्रीट नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि स्क्वामस इतनी पतली चिपटी सी लेयर है, ठीक है, सिंगल कंप्रेस्ड फ्लैट सेल का लेयर है, इसका काम सिर्फ अपने आर पार चीजों को पहुंचाना है, ठीक है, ये कोई सिक्रीशन कोई एब्जॉर्प्शन नहीं करते। कॉलमनार और क्यूबॉइडल जो शेप के सेल्स हैं वो सिक्रीशन कराते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे बात करूं तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कैन बी यूनिसेलुलर, कैन बी मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ, सिंगल सेल। ये आप देख पा रहे हो, दिस इज योर सिंगल सेल। अगर ये मेरा एक सेल है बेटा, देखो दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज योर कॉलमनार सेल। अगर मैं इसी कॉलमनार सेल के अंदर ये बना दूं, मैंने बनाया था ना अभी म्यूकस, यहाँ पर म्यूकस भरा हुआ है, ये जो रिलीज कर रहा है, ये एक ही सेल है बेटा विद वन न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज वन सेल विद वन न्यूक्लियस।
ये रिलीज कर रहा है समथिंग, दिस इज योर यूनिसेल्युलर ग्लैंड, यूनिसेल्युलर एपिथेलियम। मल्टीसेल्युलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैसे दिखेगा, बहुत सारे सेल्स मिल गए, मिल करके ये ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, एक डक्ट जैसा बनाया, समझ पा रहे हो, ऐसा सा एक स्ट्रक्चर बना दिया, पोटली सा झोली बना दिया इसने, बहुत सारे सेल्स ने मिलकर के। अब क्या होगा, हर एक सेल अपना सिक्रीशन इसके अंदर डालेगा, ठीक है, और जैसे ही इसमें सिक्रीशन आ जाएगा ये रिलीज हो। तो यहां पर देख रहे हो ये एक सेल है जो रिलीज कर रहा है, यहां पर बहुत सारे सेल्स मिल करके एक ग्लैंड बना रहे और वो उसमें रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सिंगल सेल है जो फंक्शन कर रहा है एज अ ग्लैंड, जैसे गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बस एक ही एग्जांपल है, बस एक ही एग्जांपल है यूनिसेलुलर का, दैट इज योर गॉबलेट सेल। बताया था ना कहां प्रेजेंट होता है, पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है गॉबलेट सेल, म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है, म्यूकस अभी देखा था, कहां था ये, दिस वन सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में पढ़ा था कि सम सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस, यार दे आर कॉल्ड योर गॉबलेट सेल्स। तो यही गॉबलेट सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर वो सिंगल सेल है, एक ही सेल है जो ग्लैंड की तरह फंक्शन कर रहा है, कुछ सिक्रीट कर रहा है, दैट इज योर गॉबलेट सेल। मल्टीसेलुलर में बेटे सब आ जाएगा, जितने भी ग्लैंड्स है सारे मल्टीसेलुलर, सिर्फ ये गॉबलेट सेल्स आपके एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल में जो प्रेजेंट है दैट इज योर सिंगल सेल जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग और सिक्रीशन, कैसे वो सिक्रीट कर रहे हैं, आपने पढ़ा था अपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, ये डायग्राम आपकी 10th की एनसीईआरटी का है, ठीक है, क्या पढ़ा था, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स, दिस इज बेटा डक्टलेस एंड दिस इज विथ डक्ट। इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है, अगर ये मेरा ग्लैंड है तो इसका एक डक्ट है, ये ग्लैंड ने जो अपना सिक्रीशन है यहाँ सिक्रीट किया और ये डक्ट के थ्रू जाएगा और जहां पर इसका टारगेट है, इस टारगेट के पास ये डायरेक्टली अपने टारगेट के पास डिलीवर करेगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आपने पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी क्या करेंगे, ये अपना सिक्रीशन जो होगा ना ये ब्लड में डाल देंगे। जैसे अगर मैं बताऊं, ये अगर आपका सेल है, यहाँ पर आपका ब्लड वेसल्स जा रहा होगा, ठीक है, ये आपके ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, ये क्या करेगा, अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में डाल देगा। जैसे ही ब्लड वेसल्स में ये सिक्रीशन चला गया, ब्लड आपकी बॉडी के हर पार्ट में जाएगा, जो रिसेप्टर जैसे काम कर रहा है, ये कहां पर होता है, हार्मोन्स में होता है, आपका ब्रेन, आपका हाइपोथैलेमस, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ सिक्रीट कर रहा है, वो आपके ब्लड में डाल दे रहा है। अब उसको जहां जाना है, जो उसका जहां उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, वहां जाकर के वो वहां पर एक्ट करता है, वहां पर वो रिसेप्टर उसको रिसेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, वहां पर उसका फीचर दिखता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दीज आर योर डक्टलेस ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन इज योर डक्ट बेटा, दे हैव डक्ट्स। तो जितने भी ग्लैंड्स है जो आपके हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रहे, आपके सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए, जो आपके सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, टीयर ग्लैंड्स हो गए, ऑयल ग्लैंड्स हो गए, मैमेरी ग्लैंड्स हो गए, वो सारे क्या होते हैं, एक्सोक्राइन्स होते हैं, उसमें डक्ट होते हैं, ठीक है। हेट्रोक्राइन इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए, दो ही एग्जाम्पल है इसके। हेट्रोक्राइन का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। क्या क्या आता है, पैनक्रियाज एंड योर गोनाड्स। पैनक्रियाज में क्या होता है आपको पता है, पैनक्रियाज में एंजाइम्स भी होते हैं, पैनक्रियाज एंजाइम भी सिक्रीट करता है जो डाइजेशन में काम करता है, पैनक्रियाज हार्मोन भी सिक्रीट करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये हार्मोन सिक्रीट करके एंडोक्राइन बन जा रहा है और एंजाइम सिक्रीट करके एक्सोक्राइन बन जा रहा है। समझ पा रहे हो, डक्ट होता है पैनक्रियाटिक, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जाता है, ठीक है। तो उसमें डक्ट भी है और वो हार्मोन्स भी सिक्रीट कर रहा है, ब्लड में भी डाल दे रहा है। इंसुलिन लेवल कहां से चेक करते हो, ब्लड से चेक करते हो ना। तो ये सारी चीजें क्या होगी, दीज आर योर heterocline glands. So that was all about your simple epithelial tissue बेटा। एक बार अच्छे से इसे समझने की कोशिश करना, सारे एग्जाम्पल्स, सबका लोकेशन याद करना, सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। पीसीटी में क्या होता है, डीसीटी में क्या होता है, लूप ऑफ एनली में क्या होता है, किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेफ्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है, इसलिए उसे अच्छे से ध्यान में रखना, उससे अच्छे से याद करना। उसके बाद बचा आपका जो भी स्क्वामस एपिथेलियम का फीचर है कि एक चपटा सेल है, एक थोड़ा क्यूब लाइक सेल है, एक कॉलमनार सेल है। इसमें सीलिया आ गया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ गया तो सिलिएटेड हो गया। अगर वो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोविलाई आ गया तो वो ब्रश बॉर्डर्ड हो गया। जहां पर भी ये फिंगर प्रेजेंट होता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है। सीलिया हमेशा मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होता है। पतले सेल्स, स्क्वामस सेल्स हमेशा ट्रांसफर करने के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे, कनेक्ट करके पढ़ोगे, ये बहुत आराम से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ जाता है, ठीक है, आपने पूरी चीज को समझा, हम कंपाउंड एपिथेलियम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इतना आप समझ लो, इतना आप क्लियर कर लो, ठीक है। अगर ये आपको पूरा क्लियर हो जाता है तो कमेंट इट डाउन कि आपको पूरा क्लियर है, डन मैम। और अगर नहीं तो फिर उसके बाद जो भी डाउट है वो मुझे बताओ कि आपको क्या जानना है। ओके, चलो बेटा, बाय बाय।